नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कहानी का एक अधूरी कहानी का पार्ट 2 लेके आए हैं। जिस तरह कुछ दिन पहले मैं बदल गया था, वही बदलाव अब उसमें भी आ चुका था। अब वो पहले जैसी अनन्या नहीं रही। मुझे देखते ही चेहरा गुलाबी पड़ जाता था और अगर मैं कोई मजाक कर दूं तो ये गुलाबी रंग लाल होने लगता था। एक दिन उसके सामने मम्मी ने मेरे कमरे की हालत पर बोलना शुरू कर दिया। सब सामान फैला कर रखता है, आग भी लगे उस कमरे में तो फैलेगी नहीं, इतना कबाड़ भरा है। अनन्या ने मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही हैं आंटी, बहुत फैला कर रखते हो तुम। मैंने फौरन एक पर्ची में तुम आ जाओ ना मेरे साथ रहने, सब मिलकर साफ कर ले या करेंगे, लिखकर उसकी ओर चुपचाप बढ़ा दिया। मम्मी की नज़रें बचाकर उसने वो पर्ची जैसे ही पढ़ी, ऐसा लगा जैसे एक साथ पूरा इंद्रधनुष उसके चेहरे पर खिंच गया। वो बहुत देर तक चुप चुप कर मुस्कराती रही और उसकी उस मुस्कान को याद करके मैं आने वाले समय के ना जाने कितने सपने देखता रहा। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि सपने हम अपनी मर्जी से देख तो लेते हैं, लेकिन उनको पूरा करना किसी और के हाथ में होता है। अनन्या अपने किसी कज़िन की शादी में गई हुई थी। उसको गए 2 दिन ही हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे मिले सालों हो गए। उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। 2 दिनों से उसका कोई मैसेज भी नहीं आया था। उस दिन सुबह आंटी की आवाज़ से ही मेरी नींद खुली। वो मम्मी से आंगन में कुछ बात कर रही थी। कितना सुकून था इस खबर में ही कि अनन्या वापस आ गई है। मैंने मुस्कुराते हुए सुबह का स्वागत किया ही था कि मम्मी हाथ में एक मिठाई का डब्बा लिए मेरे कमरे में घुसी। मैंने उनके हाथ से वो डब्बा लेते हुए कहा, शादी वाले घर से आई हैं आंटी। सुबह सुबह ही मिठाई बांटने लगी। पता नहीं मम्मी का चेहरा सफ़ेद क्यों पड़ा हुआ था। मैंने चौंक कर पूछा, आपको क्या हुआ। मम्मी ने मेरे हाथ से पकड़े डब्बे को देखते हुए रुक रुक कर बताया, वहाँ की नहीं, ये मिठाई है। शादी में अनन्या को किसी ने पसंद कर लिया है, उसकी शादी तय हो गई है। हड़बड़ाकर वो डब्बा मेरे हाथ से छूट गया। शादी तय हो गई है मतलब? बेहोशी की हालत में तो नहीं तय की गई होगी ना। अनन्या कैसे मान गई इस रिश्ते के लिए। मेरे आगे सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि मम्मी कितनी उदास थी। उसका मतलब वो सब जानती थी। मैं उनके चेहरे पर फैली उदासी पढ़ रहा था। वो मुझे समझाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी। मैं बात करूँगी पापा से तुम्हारे। तुम एक बार अनन्या से बात करो, नाराज़ नहीं होना। उसकी बात सुनना, पूछना उससे कि क्या हुआ है। फिर तो जैसे यातनाओं का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। हमारे मिलने पर फ़ोन बात करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। अनन्या के मम्मी पापा किसी भी सूरत में मुझे दामाद बनाने को तैयार नहीं थे। कभी अलग कास्ट होने की बात करते तो कभी मेरी नौकरी न लगने की। उसके घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। अंकल की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। हर बीतता दिन मुझे और निराशा करता जा रहा था। इसी बीच वो सुबह भी आ गई जो नहीं आनी चाहिए। मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठ बैठा। नींद में भी मैं पहचान सकता था, अनन्या ही खटखटा रही थी। अभी तक सो रहे हो? उसने कहते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसके चेहरे पर दर्द की एक रेखा खिंच गई। अनन्या, मैंने आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया। कितने दिनों बाद मैं उसको देख रहा था। अनन्या, तुम रो क्यों रही हो? देखना सब ठीक हो जाएगा। अंकल कैसे हैं? मैंने उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए पूछा। उसने सुबकते हुए बताया, पापा ठीक नहीं है, कल रात से खाना पीना छोड़ दिया है। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमको यहाँ आने कैसे दिया आंटी ने? मैंने उसकी आंखें पोंछते हुए गहरी लाल उदास आंखें लिए वो धीमे से बोली, मैंने कहा आखिरी बार मिल लेने दीजिए। इतना कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं उसको बाहों में लिए जैसे मूर्ति बना खड़ा रहा। अनन्या अलविदा कहने आई थी। उसके बाद सब कुछ होता गया और जैसे मैं खुली आंखों से नींद में सब कुछ होते देखता रहा। अंकल आंटी ने दूसरे शहर जाकर उसकी शादी कर दी। फिर वो वहीं शिफ्ट भी हो गए। अंकल के बारे में सोचा तो मन कसैला हो जाता। अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने अपनी बात मनवा ली। अनन्या ने एक
बेटी का फ़र्ज़ निभाया और इन सब में जो मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कभी हो ही नहीं सकती। मुझे अक्सर लगता था कि किस्मत मुझे देखकर हंसती और कहती है, हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी एक बड़ा सा सवाल लिए मेरे सामने घूमती रही, जो वो सवाल जिसका जवाब मेरे पास था ही नहीं। आज कितने सालों बाद अनन्या की सहेली का लेटर आना और लेटर आते ही मेरा उससे मिलने जाना, पुराने दर्द फिर ताज़ा हो रहे थे। एयर होस्टेस का अनाउंसमेंट सुनकर मैं वापस लौटा। फ़्लाइट मुंबई पहुंच चुकी थी। मनीषा के दिए गए एड्रेस पर पहुंचा। एक पुराना सा घर था। अमन जी घर के अंदर से आती एक आवाज़ ने मुझे चौंकाया। ये शायद मनीषा थी। वो मुझे एक गलियारे से होते हुए कमरे तक पहुंच आई। मैंने झिझकते हुए पूछा, नन्हे कहाँ है? क्या हुआ उसको? मैंने फ़ोन पर भी पूछा था। आपने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। उसकी फैमिली है? कहाँ है सब लोग? एक साथ पता नहीं मैं कितने सवाल पूछ लिया। मनीषा मुझे एकटक देखती जा रही थी। एकदम से बोली, अभी वो सो रही है, आप फ्रेश तो हो लीजिए। चाय भिजवाऊँ? मैं बेफर पड़ा था। आप मजाक कर रही हैं क्या? मैं एक लेटर पाकर यहाँ मुंबई भागा चला आया हूँ। चाय पीने तो नहीं आया हूँ। कहाँ है अनन्या? कहाँ सो रही है? मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे क्यों लगा कि मेरे साथ कोई बहुत ही वाहियात मजाक कर रहा था। मैं सच जानना ही चाहता था, कहाँ है अनन्या? इस बार मैंने चिल्लाकर पूछा। पता नहीं ये मेरे मन का कौन सा डर था जो मुझे इतने अभद्र बना रहा था। मनीषा मुझे साथ लेकर एक गैलरी में आई और कोने में बने एक कमरे की ओर इशारा किया। मैं मन में हजारों तरह के डर समेट उसे कमरे की ओर बढ़ा। अंदर पैर रखते ही जैसे मेरी रुकी हुई सांस वापस आ गई। अनन्या एक चुन्नी से ढके हुए आंखें मूंदे लेटी हुई थी। जगाइए मत, बड़ी मुश्किल से नींद आती है इसको, मनीषा ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा आगे बढ़ा हुआ कदम वहीं रुक गया, लेकिन मैं वापस अपने कमरे में नहीं जा पाया। कितने सालों बाद, लगभग 10 सालों बाद मैं वो चेहरा देख रहा हूँ जो मेरे सब कुछ हुआ करता था। जी मैं आया उसका सोता हुआ चेहरा अपनी हथेलियों में भर लूँ और उसका माथा चूम लूँ। मनीषा, अनन्या की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मनीषा और मैं दरवाजे पर खड़े थे। वो लपक कर उसके पास गई। हाँ अनु, बोलो, यहीं हूँ मैं। अनन्या ने उससे धीरे से कुछ और पूछा। उसके जवाब में मनीषा ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर इशारा किया। उधर देखो, अमन आ गए हैं। वो एक पल 100 पलों पर भारी था। हमारी निगाहें मिली और डबडबा गईं। अनन्या संभल कर बैठने लगी। मनीषा उसके पीछे तकिया लगा रही थी। मैं भी थामने की आगे बढ़ा, तभी मुझे लगा जैसे मैंने बिजली का नंगा तार छू लिया हो। अनन्या के सिर वाली चुन्नी खिसक गई थी। उसके बाल थे ही नहीं, बस हल्के हल्के रोए थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर कीमोथेरेपी सारे बाल ले गई थी अमन। अनन्या ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी आंखें ढंग से कुछ देख नहीं पा रही थी। आंसुओं ने सब धुंधला कर दिया था। मैं एक चेयर लेकर उसके बेड के बगल में जाकर बैठ गया। मनीषा हमें कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। अनन्या रुक रुक कर टूटे फूटे शब्दों में बताए जा रही थी। ब्रेस्ट कैंसर एडवांस्ड स्टेज में था। कीमोथेरेपी और रेडिएशन ने उसका सारा शरीर खोखला कर दिया। आंखों के नीचे गाढ़े काले घेरे, कांपते हुए हाथ। कहाँ गई मेरी अनन्या, जो उस दिन सुबह मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी? हस्बैंड का कहीं अफेयर था, फैमिली प्रेशर में शादी की और 2 सालों के अंतर में तलाक हो गया। वो मायके भी वापस नहीं गई। किसी स्कूल में नौकरी करके खुद को संभालती रही। बीमारी की इस हालत में भी सहेली के घर पर है। ये सब सुनकर मैं बिखरता जा रहा था। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई अनन्या? इतनी दूर हो गई थी क्या हमसे? सब कुछ अकेले झेला। बोलते हुए मेरा गला भर आया। वो मुस्कुराई। मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चे हैं, फिर कैसे दखल देती? कुछ दिनों पहले मम्मी देखने आई थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारी शादी वाली बात उन्होंने झूठ बोली थी, तो लगा मिल लेना चाहिए। थोड़ी देर बात करके फिर वो निढाल होकर सो गई। मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर ढेर हो गया। कितना कुछ हो गया और मुझे कोई खबर ही नहीं।
पूरी रात मैंने चहलकदमी करते हुए बिताई। सुबह मनीषा को जगाकर मैंने फैसला सुनाया। आज मैं और अनन्या शादी कर रहे हैं। कहाँ और कैसे, ये आप अरेंज कीजिए। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे नींद में सुन रही हूँ, लेकिन उस तरह अचानक। वो अभी कहीं जाने की हालत में नहीं है, मंदिर भी नहीं। तो आप पंडित जी को घर बुलाइए, कैसे भी कुछ भी करिए, लेकिन ये अधूरा काम पूरा होगा आज ही। मैं उस बीच बहुत कुछ सोच चुका था। अनन्या को यहाँ से ले जाऊंगा मिसेज अमन बनाकर, देश विदेश कहीं भी अच्छे से इलाज। इस बार हमें किस्मत अलग भी नहीं कर सकती, चाहकर भी नहीं। गंजी दुल्हन कितनी खराब दिखेगी ना, अनन्या ने मेरा हाथ थाम कर पूछा। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। मैंने बनावटी गुस्से से डपटा, खबरदार मेरी दुल्हन को जो कुछ कहा तो। वो मेरे सीने पर से टिकाकर बैठ गई। कितना सुकून भरे पल थे वो। मैं उसका कंधा सहलाते हुए बोले जा रहा था, तुम उस दिन सुबह मिलने आई थी तो क्या बोली थी कि आखिरी बार मिलने आई? वो बात गलत निकली ना, देखो हम फिर से मिले हैं। ऐसे ही तुमने कहा था कि हमारी कहानी कभी पूरी नहीं होगी, वो भी गलत निकली। आज से हम और तुम मिस्टर एंड मिसेज हैं ना। खाना कौन बनाएगा घर में? फिलहाल तो मैं, फिर जब तुम ठीक हो जाओगी तो तब तुम। ये डील ठीक है ना? हाँ बोलो, अब फाइनल करें। अनन्या सो गई। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, उसको नींद आ रही थी। मैंने धीमे से अपना हाथ उसके कंधे पर से हटाया, लिटाने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ कस के थाम लिया। फिर उसकी पकड़ ढीली होती चली गई। अनन्या इधर देखो। इस बार मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। अनन्या प्लीज़, इस बार नहीं अलग होना है। मैं बड़बड़ा रहा था, चिल्ला रहा था। किस्मत एक बार फिर कहीं कोने में खड़ी मुस्करा रही थी, मुझसे एक बार फिर कह रही थी कि हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़, अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिए। धन्यवाद। ले लो ये सहारा अब